हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री यात्रा पर। दोस्तों, कल हमने प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट कर लिया था। आज से हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 2। शुरू करते हैं अपने वीडियो को बिना किसी देर के। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है यूपी पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें 40 क्वेश्चन होंगे। हालांकि कोई देखता नहीं है, लेकिन फिर भी हम बना रहे हैं वीडियो। देखिए, अगला क्वेश्चन है, अगला नहीं पहला ही है। पहला क्वेश्चन, पृथ्वी अपनी धुरी के चारों तरफ किस दिशा में घूमती है? ऑप्शन हैं पश्चिम से पूर्व, बी पूर्व से पश्चिम, सी उत्तर से दक्षिण और डी दक्षिण से पूर्व। आपका सही आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वी एक घंटे में अपनी अक्ष पर कितने अंश घूमती है? ऑप्शन हैं 15, 20, 24 और 10। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 15। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हो गया है थर्ड। राजा राम मोहन राय की पुस्तक गिफ्ट मोनोथिस्ट मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? ऑप्शन हैं संस्कृत, फारसी, बंगाली, अरबी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फारसी। अगला क्वेश्चन, शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म विषयक वक्तव्य को एक प्रमुख आकर्षण के रूप में शामिल किया गया था? ऑप्शन हैं 1978, 1882, 1889 और 1893। सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन डी 1893। 11 सितंबर 1893 को ये सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन, थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन हैं जस्टिस रानाडे, बी मैडम ब्लावत्स्की, सी एनी बेसेंट, डी बाल गंगाधर तिलक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मैडम ब्लावत्स्की, और एक लोग इसमें शामिल थे, उनका नाम था कर्नल अलकाट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की ऋतु में उगाई जाती है? ऑप्शन हैं चना, गेहूं, मटर, कपास और सरसों। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कपास। बाकी चना, गेहूं और सरसों ये रबी की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में बाबा बुदन की पहाड़ियों पर किसकी खेती शुरू की गई थी? ऑप्शन हैं इलायची, रेशम, कॉफ़ी और चाय। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कॉफ़ी। किस राज्य में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो ये कर्नाटक में आपकी हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री जनधन योजना किससे संबंधित है? ऑप्शन हैं निर्धनता निवारण, वित्तीय सेवाएं, ग्रामीण विकास और निर्धनों के लिए आवास। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वित्तीय सेवाएं। अगला क्वेश्चन, नमामि गंगे कार्यक्रम को किस वर्ष में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था? ऑप्शन हैं 2017, बी 2014, सी 2019 और डी 2018। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 2014। अगला क्वेश्चन, लेजर का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन हैं विलियम फ्रीज ग्रीन, बी आर्थर फ्राई, सी गॉर्डन गोल्ड और डी ऑटो वान क्यूरिक। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गॉर्डन गोल्ड। अगला प्रश्न, बुरा देगा, यहाँ जो स्पेस हो गया है वो नहीं होगा, स्पेस दूसरी जगह होगा। यहाँ बुरादे का इस्तेमाल होगा। बुरादे का इस्तेमाल किसमें मिलावट के लिए किया जाता है? ऑप्शंस हैं पनीर, बी है धनिया पाउडर, सी है दूध
और डी है सिरका। आपका सही आंसर है बी, धनिया पाउडर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। थैलोफाइटा संभाग के पादप से निकाले गए विलयन की पहचान करें। ऑप्शन है आपके कैबेज विलयन, बी है फिनाप्थलीन विलयन, सी है लिटमस विलयन और डी है टर्मरिक विलयन। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लिटमस विलयन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सा सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है। ऑप्शंस हैं यह विद्युत का अच्छा सुचालक होता है, बी यह मृदु होता है, सी इसका गलनांक उच्च होता है और डी यह जल में घुलनशील होता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका गलनांक उच्च होता है। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय इकाई प्रणाली में ऊर्जा की इकाई क्या है। आप लोग कह रहे होंगे ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन दोस्तों ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। पूरा पेपर बहुत ही टफ नहीं होता है, कुछ क्वेश्चन उसमें आसान भी डाले जाते हैं। ऑप्शन है फ़ारेनहाइट, बी है सेल्सियस और सी है जूल और डी है केल्विन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जूल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। पदार्थ की मात्रा की मूल एसआई इकाई किसके द्वारा दर्शाई जाती है। ऑप्शन हैं केल्विन के, दूसरा है एस और सी है सीडी, डी है मोल। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोल। इसको MOL ही लिखा जाता है, ई नहीं लिखा जाता है जब उसकी इकाई लिखी जाती है। तो पदार्थ की मात्रा की इकाई मोल। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्रों में उत्पादन का योग क्या कहलाता है या क्या देता है। तो आपके ऑप्शंस हैं सामान्य घरेलू वस्तु, बी सामान्य घरेलू उत्पाद, सी ग्रैंड घरेलू उत्पाद, डी सकल घरेलू उत्पाद। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सकल घरेलू उत्पाद। अगला प्रश्न, भारत के योजना आयोग द्वारा कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों ACZ को अभिलक्षित किया गया है। ऑप्शन हैं 30, 10, 15 और 20। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15। भारत के योजना आयोग द्वारा 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों को अभिलक्षित किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एशिया का सबसे बड़ा तारामंडल है। आपके ऑप्शंस हैं बिड़ला तारामंडल हैदराबाद, नेहरू तारामंडल नई दिल्ली, नेहरू तारामंडल मुंबई और डी बिड़ला तारामंडल कोलकाता। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिड़ला तारामंडल कोलकाता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा निम्नलिखित में से कौन सी थी। ऑप्शन हैं कन्नड़, बी संस्कृत, सी तमिल और डी मलयालम। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिल। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20। उससे पहले कुछ उसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। वर्तमान में देश में 6 भाषाओं को वर्ष 2004 से 14 ईस्वी तक शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। देखिए 2004 में तमिल शामिल हुई थी और कन्नड़ को 2008 में शामिल किया गया था, मलयालम को 2013 में, संस्कृत को 2005 में और तेलुगु को 2008 में, उड़िया को 2014 में। तमिल दक्षिण भारत की है, कन्नड़ भी दक्षिण भारत की है, मलयालम केरल में बोली जाती है ज़्यादातर, संस्कृत तो पूरे इंडिया में ही बोली जाती है, तेलुगु उधर दक्षिण भारत की है, उड़िया तो उड़ीसा की है ही। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में
बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 374, बी अनुच्छेद 356, सी अनुच्छेद 337 और डी अनुच्छेद 347। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 347। देखिए इसके बारे में कुछ जानकारी है। भारतीय संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित है। अनुच्छेद 347 में किसी राज्य की जनसंख्या के समूह द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित प्रावधान है। यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाता है कि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त भाग उसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को मान्यता देना चाहता है तो वह निर्देश दे सकता है। दोस्तों, इन क्वेश्चंस के बारे में दी गई जानकारी आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसमें ये भी लिखा है कौन सा क्वेश्चन कब आए हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के सफ़ेद भाग के केंद्र में एक गहरे नीले रंग का अशोक चक्र सुसज्जित है। इस चक्र में कितनी तीलियां हैं? ऑप्शंस हैं 22, 20, 30 और 24। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बचपन से पढ़ते आए हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 24। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे विटामिन B2 के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शंस हैं नियासिन, बी राइबोफ्लेविन, सी साइनोकोबालामीन, डी रेटिनॉल। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राइबोफ्लेविन। नियासिन साइनोकोबालामीन जो होता है विटामिन B12 को कहा जाता है। रेटिनॉल विटामिन ए को कहा जाता है। देखिए इसके बारे में कुछ जानकारी है। देखिए विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं। यही एक लाइन अभी CHCl मेंस में आई हुई थी, उसमें बताना था कौन सा सही है कौन सा गलत है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, 4 कथन दिए गए थे, उनमें से बताना था कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इसमें यही लाइन दी गई थी कि विटामिन कार्बनिक हैं या अकार्बनिक, उसमें एक दिया हुआ था, सही और गलत उसमें बताना था। तो ध्यान से सुनिएगा। विटामिन एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं। इसका आविष्कार फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। इनमें कोई कैलोरी नहीं होती है, परंतु ये शरीर में उपापचय एवं रासायनिक प्रतिक्रियाओं के नियमन के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। कुछ प्रमुख विटामिन और उनके रासायनिक नाम निम्नलिखित हैं। देखिए विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन और विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन B3 निकोटिनेमाइड या नियासिन। देखिए वो हो गया। और विटामिन B12 साइनोकोबालामीन। फिर से देख लेते हैं। विटामिन ए रेटिनॉल, हमारे साथ बोलने की कोशिश करें। विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन B1 थायमीन, विटामिन B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन B3 निकोटिनेमाइड या नियासिन, विटामिन B12 साइनोकोबालामीन। ये विटामिन B12 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको ज़रूर याद रखना। विटामिन B12 साइनोकोबालामीन, कैंसर के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। अर्धचालकों में उपयुक्त विशुद्धताओं को मिलाने को कहते हैं। ऑप्शन ए स्नेहक, बी मिश्रण, सी रूपण और डी तनुकरण। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्नेहक। देखिए कुछ जानकारी इसके बारे में। अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धताओं को मिलाने की प्रक्रिया स्नेहक कहलाती है। अर्धचालकों में
उनके गुणों को बढ़ाने के लिए विशुद्धताओं को मिलाया जाता है। विशुद्धताओं को मिलाने की प्रक्रिया अर्धचालकों के गुणों पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। किसी परिनालिका के भीतर एक छोर से दूसरे छोर पर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शंस हैं बढ़ता है, बी घटता है, सी समान रहता है और डी पहले बढ़ता है फिर घटता है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समान रहता है। अब आगे देखते हैं। देखिए ध्यान से सुनिएगा। किसी अचालक पदार्थ जैसे चीनी मिट्टी, कांच या लकड़ी की बेलनाकार नलिका के ऊपर तांबे या किसी अन्य सुचालक पदार्थ के विद्युत तारों को लपेटकर बनाई गई आकृति को परिनालिका कहते हैं। जब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह एक क्षण चुंबक की भांति व्यवहार करने लगती है। किसी परिनालिका के भीतर एक छोर से दूसरे छोर पर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र समान रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन सा ट्रेस खनिज मानव शरीर में पाया जाता है? ऑप्शंस हैं गंधक, मैग्नीशियम, सेलेनियम और डी फास्फोरस। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेलेनियम। आगे देखते हैं। सेलेनियम एक ट्रेस खनिज है जो मिट्टी से प्राप्त होता है। अच्छे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए खनिज का सेवन आवश्यक है। यह विशेष रूप से गुर्दे, यकृत और वृषण जैसे अंगों के लिए आवश्यक है। यह ब्राज़ील के नट्स, सेलफिश और ब्राउन राइस जैसे खाद्य पदार्थों में पाया जाता है। सेलेनियम के लाभों में सेलुलर क्षति को रोकने और हृदय की रक्षा करना शामिल है। इंपॉर्टेंट वर्ड देख लेते हैं। सेलेनियम एक ट्रेस खनिज है, मिट्टी से प्राप्त होता है और कहाँ पाया जाता है? ब्राज़ील के नट्स, सेलफिश और ब्राउन राइस जैसे खाद्य पदार्थों में। और इसका कार्य क्या होता है? हृदय की रक्षा करना और सेल्स जो होती हैं उन्हें क्षति से रोकना। आगे देखते हैं। निम्न में से किस राज्य में गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य स्थित है? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा और गोवा। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा। गहिरमाथा उड़ीसा में है। इसके बारे में देखते हैं। गहिरमाथा उड़ीसा का समुद्री तट ओलिव रिडले समुद्री कछुओं का विश्व में सबसे बड़ा प्रजनन स्थल है और उड़ीसा का एकमात्र कछुआ अभयारण्य है। उड़ीसा सरकार ने सन 1997 में समुद्री कछुओं को बचाने के अपने प्रयासों के एक हिस्से के रूप में गहिरमाथा को कछुआ अभयारण्य घोषित किया था। गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान के एक हिस्से में स्थित है। इस उद्यान के अन्य दो हिस्सों में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान तथा भीतरकनिका वन्यजीव अभयारण्य का क्षेत्र शामिल है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है? ऑप्शंस हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, सी है ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान और डी है एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा असम में है, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में है और ये ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान ये भी महाराष्ट्र में है। सही आंसर हो जाएगा एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। अगला इसके बारे में देख लेते हैं। एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल के इडुक्की जिले के देवीकुलम तालुका के दक्षिणी पश्चिमी घाटों के हाई रेंज, जिन्हें कन्नड़ देवन हिल्स के नाम से भी जाना जाता है, उसी में स्थित है। यह 97 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।
और अपने दक्षिणी क्षेत्र में दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी से संबद्ध है। इसे वर्ष 1975 में एराविकुलम राजमाला वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था और वर्ष 1978 में एक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। इसकी अगर पूछ लिया जाए इसका क्षेत्रफल कितना है तो 97 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? केरल में। और इसे वर्ष 1975 में एराविकुलम राजमाला वन्यजीव अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। उसके बाद 1978 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया। अनायमुडी की अगर ऊंचाई पूछ ली जाए, अनायमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, केरल में स्थित है और इसकी ऊंचाई अगर पूछ ली जाए तो 2695 मीटर है। और दक्षिण भारत की अगर दूसरी चोटी की ऊंचाई पूछ ली जाए तो दोदा बेट्टा है, उसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 28, एक प्रायोजित योजना के रूप में भारत सरकार द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन हैं 1984, 1992, 1988 और 1997। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1992। प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर 1973। देखिए ध्यान से सुनना, प्रोजेक्ट एलिफेंट का केंद्र प्रायोजित योजना है, मतलब ये केंद्र की योजना है। इसे फरवरी 1992 में हाथियों के आवास और गलियारों की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया था। यह मानव वन्य जीव संघर्ष और घरेलू हाथियों के कल्याण जैसे मुद्दों का समाधान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्रोजेक्ट एलिफेंट के माध्यम से देश के प्रमुख हाथी रेंज वाले राज्यों को वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में शुरू किया गया था। ठीक है, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा ज़्यादा। आगे चलते हैं। नीचे वनीकरण के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें कौन से सही हैं? वनीकरण से बाढ़ को रोका जा सकता है, बी है। वनीकरण हमारी परितंत्र को संतुलित कर सकता है। ऑप्शन है ए और बी दोनों, इनमें बताना है कौन से सही है। तो पहला है ए और बी दोनों सही है, बी केवल एक सही है, और तीसरे में है केवल बी सही है, और चौथे में है ए और बी दोनों गलत हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मतलब ऑप्शन एक ए और बी दोनों सही हैं। अगला प्रश्न ही है, इसके बारे में देख लेते हैं। आप लोग सिर्फ सुनते रहिएगा, आपको याद होता रहेगा। वनीकरण हमारे परितंत्र को संतुलित कर सकता है। वन मिट्टी का कटाव, बाढ़ तथा सूखा जैसी आपदाओं को रोकते हैं तथा ग्लोबल वार्मिंग को रोकने और प्रदूषण को कम करने में मदद करते हैं। वन पृथ्वी के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के संतुलन को बनाए रखने, जल संभरण एवं संरक्षण, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने आदि में भी मदद करते हैं। किसमें? वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बनाए रखने में, जल संभरण और संरक्षण में, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखने के लिए वन बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वनीकरण मुख्य रूप से वृक्षारोपण को संदर्भित करते हैं। प्रश्न नंबर 30 है, किस भारतीय राज्य में हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है? ऑप्शन हैं त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, नागालैंड। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नागालैंड। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को हुई थी, इसीलिए 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक ये हॉर्नबिल त्यौहार मनाया जाता है, 10 दिन तक। नागालैंड सही आंसर हो जाएगा। देखिए त्यौहार देख लेते हैं स्टैटिक जीके से, ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। नागालैंड हॉर्नबिल, मणिपुर चंफा याओसांग, सिक्किम
सोनम लोचर और नामसूम। त्रिपुरा में गरिया पूजा, एक केर पूजा होता है। केर पूजा, खारची पूजा और गरिया पूजा ये त्रिपुरा से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। बीजाणु उत्पन्न करने वाला एक पादप जीव है। ऑप्शंस हैं गुलाब, बी डबल रोटी की फफूंद, सी आलू, डी अदरक। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डबल रोटी की फफूंद। आगे देखते हैं। फर्न और कवक जो बासी डबल रोटी पर उग जाते हैं, बीजाणुओं का एक जाल निर्मित करते हैं। ये हल्के और नन्हे होने के कारण दूर तक उड़ जाते हैं। प्रत्येक बीजाणु एक सुरक्षा कवच से ढका होता है जो बीज को उच्च ताप और निम्न आर्द्रता से बचाता है। फर्न और गहरे हरे रंग की काई, जिसे मांस भी कहते हैं, बीजाणु निर्माण से जनन करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। एलियम सेपा किसका वैज्ञानिक नाम है? गाजर, टमाटर, आलू, प्याज। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्याज। आगे देखते हैं। प्याज एक वनस्पति है जिसका सल्ककंद सब्जी के रूप में उपयोग किया जाता है। यह तीखा होता है। यह तीखापन एक वाष्पशील तेल एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण होता है। तीखापन किसके कारण होता है अगर पूछ ले तो क्या बताएंगे? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। फिर से बोलिए, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। इसमें आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी। प्याज का वैज्ञानिक नाम एलियम सेपा है, जिसे आपने अभी देखा। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश असुरक्षित माना जाता है? ऑप्शंस हैं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, बी पोर्टफोलियो निवेश, सी एनआरआई जमा, डी बाहरी वाणिज्यिक उधार। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोर्टफोलियो निवेश। देखिए, इसमें आपको हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिलेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में कोई भी सब्जेक्ट छूटी नहीं होगी। प्रश्न नंबर 34 है, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम फेरा के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा किस वर्ष में लागू किया गया था? आपका सही आंसर इसमें आपको ढूंढना है। ऑप्शन दिए गए हैं 1999, 1988, 1992 और 2014। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1999। देखिए, इसके बारे में देख लेते हैं। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम फेरा के स्थान पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा को वर्ष 1999 में लागू किया गया था। फेमा के तहत विदेशी मुद्रा से संबंधित प्रावधानों को संशोधित और उदार बनाया गया ताकि विदेशी व्यापार को आसान बनाया जा सके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत ऋण देने की अधिकतम अनुमेय राशि कितनी है? ऑप्शंस है 12 लाख रुपए, बी है 10 लाख रुपए, सी है 3 लाख रुपए और डी है 5 लाख रुपए। आपका सही आंसर हो जाएगा 10 लाख रुपए। इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए कितना पूछा गया है क्वेश्चन। CHSL, CPO, फिर CHSL, फिर CGL। देखिए ध्यान से सुनिएगा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को की गई थी और इसमें देखिए 10 लाख तक का ऋण देने के उद्देश्य से की गई थी और ये योजना बहुत पुरानी हो गई है, ज़्यादा अब पूछे जाने की संभावना नहीं है। इसमें से ये ऋण कितना
ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। आपको केवल इतना याद रखना है 8 अप्रैल 2015, और ये सबका इंडिविजुअल नहीं पूछा जाएगा। आप ये सूक्ष्म उद्योगों के लिए 10 लाख का ऋण याद रखिए बस। क्वेश्चन नंबर 36, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया, उसका नाम क्या था? ऑप्शंस हैं बंगाल, बी है सिंध, और सी है मैसूर, डी है सीरी। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सीरी। आगे देखते हैं। देखिए अलाउद्दीन खिलजी, इसका कार्यकाल अगर पूछा जाए तो 1296 से 1316 तक था। दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश का शासक था। उसका काल सैनिकों या सैनिक सुधार के दृष्टिकोण से विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उसने स्थायी सेना का गठन किया, सैनिकों की सीधी भर्ती की तथा उन्हें नगद वेतन देने की व्यवस्था शुरू की। उसने घोड़ों की अदला बदली को रोकने हेतु घोड़ों को दागने की व्यवस्था की शुरुआत की। उसने 1303 ईस्वी में सीरी नामक एक सैनिक नगर का निर्माण कराया था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37। जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? ऑप्शंस हैं बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश से था ये। आगे देखते हैं। देखिए जफर खां दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति था। इसने 1297 में एक मंगोल आक्रमणकारी कादिर खान को हराया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में 1297 ईस्वी से 1306 ईस्वी तक मंगोलों के 6 आक्रमण हुए थे। मंगोलों का प्रथम आक्रमण 1297 ईस्वी में कादर खां के नेतृत्व में, दूसरा आक्रमण 1298 ईस्वी में सल्दी के नेतृत्व में, और तीसरा आक्रमण 1299 ईस्वी में कुतलुक ख्वाजा के नेतृत्व में हुआ था। इसी युद्ध में जफर खां मंगोलों पर आक्रमण करते हुए 18 कोस तक चला गया। लौटते समय तारगी के नेतृत्व में उसे मंगोलों ने बंदी बना लिया तथा हत्या कर दी। इन चारों मंगोल आक्रमणों में जफर खां ने ही मंगोलों को हराया था। आगे देखते हैं। भारत में ब्लास्ट पर बनी पंचायत, यहाँ ब्लास्ट नहीं होगा, मिसप्रिंट हो गया है, ब्लॉक स्तर पर होगा। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति कौन सी है? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति कौन सी है? ऑप्शंस हैं एक सलाहकार निकाय, बी केवल समन्वय प्राधिकरण, सी केवल पर्यवेक्षी प्राधिकरण, डी प्रशासनिक प्राधिकरण। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रशासनिक प्राधिकरण। आगे देखते हैं। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है। गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति प्रशासनिक प्राधिकरण है। पंचायत समिति को अपने क्षेत्र के अंतर्गत सभी विकास कार्यों के संपादन का अधिकार दिया गया है। यह शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और ग्रामोद्योग संबंधी कार्यों का संपादन कर सकती है। आगे देखते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति का गठन होता है? आपके ऑप्शंस हैं 243 ZD, बी 244 ZD, सी 242 ZD और डी 243 ZE। आपका सही आंसर हो जाएगा 243 ZD। आगे देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ZD या 243 या घ के अंतर्गत प्रत्येक राज्य
जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन करेगा, जो जिले की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं द्वारा तैयार योजना को संगठित करेगी और जिला स्तर पर एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत जिला योजना समिति के 4/5 सदस्य जिला पंचायत और नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों द्वारा स्वयं में से चुने जाएंगे। समिति के इन सदस्यों की संख्या जिले की ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, लास्ट क्वेश्चन है आज का। पंचायती राज संस्था किसके अंतर्गत अस्तित्व में आई? ऑप्शंस हैं 42वें एवं 43वें संशोधन अधिनियम से, बी है 86वां एवं 87वां संशोधन अधिनियम, सी है 63वें और 64वें संशोधन अधिनियम, डी है 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम से। पंचायती राज आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 73वें और 74वें संशोधन अधिनियम से। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में पंचायती राज संस्थाएं 73वें तथा 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया, जिसके तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया। इसमें 29 विषय पंचायतों को प्रदान किए गए हैं। इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया था तथा 11वीं अनुसूची का प्रावधान किया गया। 74वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 9 का जोड़ा गया तथा 12वीं अनुसूची भी जोड़ी गई। 12वीं अनुसूची में अगर विषय पूछ लिए जाएं तो इसमें 81 विषय थे। यह आज का लास्ट क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। इससे हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता रहेगा और हम आप लोगों को ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज जिसमें आपको बहुत सारी जानकारी दी जाएगी बनाते रहेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।